भूत और भविष्य कैसा हो कि हम वहाँ छुट्टियाँ मनाने जा सके, लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है? शायद ये आने वाले कुछ सालों या दशकों में मुमकिन हो जाए। जब हम टाइम ट्रेवल करेंगे तो हमारे सामने कुछ चौंकाने वाली चीजें भी होगी। घटनाओं में तेजी से बदलाव आएंगे और आप खुद अपने पास्ट में जा पाएंगे। कुछ इंसान इस सफर को पहले ही अंजाम दे चुके हैं। आप बिना जीवन गवाए भविष्य में लंबी छलांग लगा सकते हो, है ना मजेदार बात? क्या यह मुमकिन है? तो आज हम पर्दा उठाएंगे टाइम ट्रेवल के राज से। ब्रह्मांड की सबसे पेचीदा पहेलियों में टाइम ट्रेवल सबसे उलझी हुई गुत्थी है। वक्त हमेशा किसी न किसी तरीके से हमें हैरान करके रख देता है, इसीलिए इंसानी मानव की यह सोच हमेशा से है कि वह इतिहास में जाकर कुछ उन क्षणों को बदल सके जो कि वह चाहता है। टाइम ट्रेवल में भूत और भविष्य दोनों आयामों का सफर शामिल है, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि हमें वर्तमान ने बुरी तरह से जकड़ रखा है। लेकिन आपको जानकर ये बहुत ज्यादा खुशी होगी कि विज्ञान के मुताबिक हम इन बेड़ियों को तोड़ सकते हैं। आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में टाइम एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे हमारे सामने ये संभावना स्पष्ट हो जाती है कि हम भी टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। बेशक टाइम की बेस्ट थ्योरी रिलेटिविटी है जो कि टाइम ट्रेवल का पूर्णतः समर्थन करती है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि उस थ्योरी को हम पूर्णतः ना समझकर ऐसा ना कर पाए। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि उस थ्योरी में पूर्णतः टाइम ट्रेवल का समर्थन किया गया है। भूतकाल में वापस जाना बहुत ही मुश्किल लगता है, क्योंकि ये वक्त हमेशा सीधा और सिर्फ और सीधा आगे की ओर चलता है, जिसे वैज्ञानिक एरो ऑफ टाइम कहते हैं। देखिए, टाइम एक तरह का फैक्ट है जिसमें हमको यह पता चलता है कि हम निरंतर अपने भूत से भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। और उदाहरण के लिए हम देखें तो हम अपने पास्ट को तो याद रख सकते हैं, लेकिन भविष्य की हमको कोई भी कल्पना नहीं है। और इसी तरीके से हम अपने वर्तमान एक्शन से अपने भविष्य को तो बदल सकते हैं, अपने फ्यूचर को तो बदल सकते हैं, लेकिन अपने पास्ट या फिर भूतकाल को नहीं बदल सकते। यही है एरो ऑफ टाइम। वक्त एक वन वे ट्रैक जैसा है जिसमें घटनाएं यू टर्न नहीं ले सकती। यह एक ऐसी चीज है जिसे हम अपने अनुभव में खुद न खुद सीख जाते हैं। एक 100 फीट ऊंची दीवार में से एक बॉल को अगर आप नीचे की ओर गिराते हो और उसी समय पर अगर आप चाहो कि वो बॉल ऊपर की ओर आए, तो ये नहीं हो सकता। एक और उदाहरण के लिए, आप एक अंडे को फैला तो सकते हैं, लेकिन उसको वापस खोल में नहीं डाल सकते। टाइम की इस सीधी लेखा में चलने की वजह है द लॉ ऑफ फिजिक्स। इसके मुताबिक ब्रह्मांड बनने के बजाय निरंतर बिगड़ रहा है। जैसे जैसे विश्व की उम्र बढ़ रही है, यानी कि जैसे जैसे हम भविष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं, इससे भूत और भविष्य का फासला मिट सकता है। इसकी वजह होगी विश्व का खात्मा। ब्रह्मांड बनने से बिगड़ने की ओर निरंतर बढ़ रहा है। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं कि साफ सुथरी प्लेट को लेंगे, जो कि अगर प्लेट गिरती है तो वह पूरी तरह से बिखर जाएगी, और यही तो हो रहा है। अगर आप उस प्लेट को वापस ग्लू की मदद से जोड़ने की कोशिश करते हो, तो हमारे एक्शन ब्रह्मांड में इतना वाइब्रेशन फैलाएंगे जिससे कि पूरे हमारे ब्रह्मांड में खलबली मच जाएगी। लेकिन कुछ ऐसी चरम परिस्थितियों में वक्त की इस सीधाई को मोड़ा जा सकता है, और इसे मुमकिन बनाती है आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टीन ने दिखाया है कि विशालकाय पिंड जैसे ग्रहों, सितारों और ब्लैक होल्स का गुरुत्वाकर्षण अंतरिक्ष को भी मोड़ सकता है। उनके मुताबिक इससे भी ज्यादा हैरत अंगेज यह चीज है कि स्पेस और टाइम का एक सीध में होना, यानी कि उन दोनों का एक दूसरे से जुड़े होना। इसे उन्होंने नाम दिया है स्पेस टाइम। इसका मतलब यह है कि अगर स्पेस को मोड़ा जा सकता है तो टाइम को भी मोड़ा जा सकता है। और ब्लैक होल के महागुरुत्वाकर्षण के अलावा स्पेस टाइम को नहीं बेंड किया जा सकता। ब्लैक होल की गुरुत्वाकर्षण फील्ड इतनी ताकतवर है कि स्पेस और टाइम को भी मोड़ सकती है। इस तरह आप किसी एक पॉइंट से चलकर टाइम में आगे घूमकर वापस उसी पॉइंट पर आ सकते हो जहां से आप चले थे।
जब वक्त की रेखा घूमकर फिर से अपने शुरुआती स्थान से मिल जाएगी, उससे एक अंतहीन चक्कर बन जाएगा, जिससे एक ही घटना बार बार दोहराती रहेगी। अगर वक्त खुद से ही घूमकर खुद से मिल जाए और ब्रह्मांड अपना चक्र बार बार दोहराने लगेगा, तो इससे घटने वाली हर घटना लगभग लगातार अनगिनत बार घटती ही रहेगी और यह अंतहीन चक्र किसी के लिए भी एक सरदर्द बन जाएगा। लेकिन फर्ज कीजिए, अगर कोई टाइम ट्रेवल बिना घटना को दोहराए भूतकाल में जा पाए तो। लेकिन ऐसा होने में भी कई तरह की मुश्किलें आएंगी और इसमें सबसे ज़्यादा विरोधाभास खड़ी करने वाली मुश्किल तब पैदा होगी जब हम घट चुकी घटनाओं में छेड़छाड़ करेंगे। टाइम ट्रेवल में इस तरह का एक विरोधाभास का एक उदाहरण है जिसे ग्रैंडफादर, इसका मतलब है कि टाइम में वापस जाकर उदाहरण के लिए अपने दादाजी से मिलना। तो कल्पना कीजिए, मैं टाइम मशीन लेकर भूतकाल में 1937 में अपने दादाजी से मिलने जाता हूँ। उसी वक्त दादी दादाजी से मिलने वाली थी ब्लैंक डेट पर। उससे पहले वह कभी नहीं मिले, लेकिन किसी तरह मैं दादाजी को मना लेता हूँ वहाँ पर नहीं जाने के लिए। उन्हें रेस बहुत पसंद थी, इसलिए मैं उन्हें कहता हूँ कि उन्हें रेस में बहुत दिलचस्पी थी और मैं उन्हें बताता हूँ कि रेस होने वाली है, तो हम रेस देखने के लिए चले जाते हैं। और मेरे दादाजी दादी से नहीं मिल पाते हैं, वह आगे भी नहीं मिल पाएंगे, उनकी जान पहचान भी नहीं होगी। तो सोचे क्या होगा मेरा पैदा होना, इस दुनिया में आना कैसा मुमकिन होगा, और फिर टाइम में वापस जाकर उसमें मिलना और खुद को पैदा होने से रोकना कैसे संभव है। इस तरह यह एक दुविधा पैदा हो गई और इसे परेशानी का देखा जाए तो हमारे पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन अगर टाइम ट्रेवल मुमकिन है तो मुश्किलों के बाद भी कुदरत के पास इसका हल जरूर होगा। एक चीज है जिससे फिजिसिस्ट सहमत है, वह है कि ब्रह्मांड में हर एक चीज की वजह होना। पूरी फिजिक्स और पूरी साइंस में कंसिस्टेंसी और सेल्फ कंसिस्टेंसी या फिर कॉमन सेंस, जो कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, फिजिसिस्ट ऐसे करीब 3 तरीके बताते हैं जिनसे कुदरत टाइम ट्रेवल को रोक सकती है। पहला तो बहुत ही सरल है, कुदरत विरोधाभास को रोकने के लिए टाइम ट्रेवल को नामुमकिन बनाती है। दूसरे शब्दों में यह तो हो ही नहीं सकता। और दूसरा यह अनोखा विचार कि एक नहीं कई ब्रह्मांड है। अपने पास्ट में जाना ठीक ऐसा ही है जैसा आप किसी दूसरे पैरेलल ब्रह्मांड में कदम रखे जा रहे हो। टाइम में वापस जाकर जिस तरह आप जिस यूनिवर्स में हैं उसके इतिहास को प्रभावित नहीं करते, उस स्थिति में जो होना चाहिए वो होगा, लेकिन जो कुछ भी होगा वह दूसरे ब्रह्मांड में होगा, जो कि सुनने में अनोखा विचार है। और विरोधाभास की समस्या का सीधा सा समाधान यह है कि टाइम ट्रेवल मुमकिन भी है, लेकिन पीछे जाकर इतिहास में बदलने में सक्षम नहीं होगा। इस परेशानी को समझने के लिए इस समस्या को हम किसी आसान सी स्थिति में समझना होगा, जैसे कि किसी पूल टेबल को ही ले लीजिए। चलिए हम इस पूल टेबल को टाइम मशीन मान लेते हैं। जब यह बॉल किसी एक पॉकेट में दाखिल होती है, यह अब बॉल से होते हुए एक दूसरी पॉकेट से बाहर निकलती है, लेकिन पहली पॉकेट में दाखिल होने से पहले मशीन यह करती है। चलिए मान लेते हैं कि बॉल वाइट में पहली पॉकेट में दाखिल होती है और दाखिल होने से पहले ही दूसरे से बाहर आ जाती है, और फिर पॉकेट में दाखिल होने से पहले खुद को हिट करती है। यह रास्ता भूल जाती है और पहली पॉकेट में भी नहीं जा पाती। इसी तरह इसका दूसरे पॉकेट से भी बाहर आना नामुमकिन हो जाता है और अपनी राय से भटकना भी इसकी ओर से हम पैराडॉक्स कहते हैं। हालांकि हमें सेल्फ का गतिशीलता का आइडिया पैराडॉक्स का हल भी लगता है। माली जिसके एक दूसरी पॉकेट से निकलने वाली बॉल खुद को इस तरह से हिट करती है जिससे कि पहली पॉकेट में दाखिल होने में नतीजे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह पूरा लूप गतिशील बना रहता है और विरोधाभास भी पैदा नहीं होता है।
हमें लगता है कि कुदरत हमेशा गतिशील देने वाले समाधानों का पक्ष लेती है। आपको हर बार वही स्थिति मिलेगी जिसमें कोई भी विरोधाभास ना हो। कि हमने पहले एक वैज्ञानिक को लिया जो कि भूतकाल के अंदर जाकर अपने दादाजी से मिला, लेकिन अगर वह भूतकाल के अंदर चला ही जाता है फिर भी वह अपने दादाजी को अपनी दादी से मिलने से नहीं रोक सकता और खुद को पैदा होने से नहीं रोक सकता। इसी कारण से अगर हम टाइम ट्रेवल कर भी पाते हैं तो भी इतिहास में कुछ भी बदल नहीं सकते, यानी यूनिवर्स खुद ही इतिहास को बदलने से रोकेगा। लेकिन अगर हमें फ्यूचर में जाना हो तो हमें इन विरोधाभासों का चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह विरोधाभास फ्यूचर में तनिक भी हमें परेशान नहीं करेंगे। वक्त में आगे जाना सबसे आसान बात है, क्योंकि हम हर मिनट पिछली मिनट से आगे भविष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। दूसरों के मुकाबले हम टाइम में आगे बढ़ने के तरीके को बदल सकते हैं, और वह है कि दूसरों की तुलना में अलग अलग स्पीड से आगे बढ़ना। वह टाइम मशीन जो हमें भविष्य की सैर करवाएगी आइंस्टीन की टाइम और स्पीड की खोज पर आधारित है। आप जितनी स्पीड से स्पेस में आगे बढ़ते हैं आपके लिए टाइम उतना ही दूसरे स्थिर खड़े लोगों के लिए धीमा हो जाता है। यह बात आश्चर्य से कम नहीं है, लेकिन इस बात को साइंटिफिकली साबित किया हुआ है। इसके लिए कुछ घड़ियों को तेज़ रफ्तार पर जाते एयरप्लेन्स और रॉकेट में फिट किया गया। इस तरह उन्होंने बेहद तेज़ रफ्तार पर काफ़ी ज़्यादा दूरी तय कर ले। जब ऑटोमिक वॉच को यात्रा पूरी होने के बाद देखा गया तो फिर तो ही मौजूद वैसा ही दूसरे क्लॉक के मुकाबले बस ज़रा सा आगे चली गई। इस फैक्ट को टाइम टाइलेस कहा जाता है और हम इसे भविष्य में झांकने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सच तो यह है कि हम इसका इस्तेमाल कर भी चुके हैं। एक रूसी यात्री अंतरिक्ष में 800 दिन से भी ज़्यादा वक्त बिताए चुका था। वह बहुत ही तेज़ गति से अंतरिक्ष में जाकर टाइम ट्रेवल का रिकॉर्ड बना चुका है, हालांकि आप उन्हें उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। दरअसल होता यह है कि पृथ्वी पर मौजूद बाकी लोगों के मुकाबले उनके लिए टाइम बहुत धीमा हो जाता है, लगभग 1 सेकंड के 50वें हिस्से जैसा। टाइम टाइटल उस वक्त अपना असर दिखाना लगता है जब आपकी रफ्तार प्रकाश की रफ्तार से जरा सी ही कम हो। कल्पना कीजिए कि पृथ्वी पर मौजूद सभी क्लॉक सामान्य रफ्तार से चल रही है और हम स्पेस में हैं और हमारी क्लॉक उससे धीमी चल रही हो। तो इस तरह हम जब वापस आएंगे तो हम भविष्य में आगे होंगे। मान लीजिए कि आप भविष्य में 500 साल आगे जाना चाहते हो। में 500 साल आगे जाने के लिए आपको लगभग लाइट की स्पीड से चलना होगा और लगभग 5 साल तक। तरह जब आप वापस लौट कर आएंगे तो आपकी उम्र महज 7 साल होगी, लेकिन पृथ्वी पर हर चीज़ 500 साल पार कर चुकी होंगी। लेकिन भविष्य में जाने के लिए टाइम मशीन बनाने की सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि इतनी रफ्तार पर स्पेसशिप को चलाने के लिए ज़रूरी फ्यूल की खोज। फिजिक्स का ऐसा एक भी नियम नहीं है कि आप लाइट की रफ्तार से नज़दीक नहीं पहुंच सकते, लेकिन जैसे जैसे हम उस रफ्तार के नज़दीक पहुंचते हैं तो हमारा रॉकेट भारी होता चला जाता है। इसलिए रफ्तार को ज़रा सा भी बढ़ाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा ऊर्जा की। लेकिन सिर्फ तेज़ रफ्तार से ही हम भविष्य में नहीं पहुँच सकते। आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में के मुताबिक उच्च गुरुत्वाकर्षण भी हमारी क्लॉक को धीमा कर सकता है और ऐसा गुरुत्वाबल ब्लैक होल के आसपास मौजूद होता है। मान लीजिए कि आप किसी स्पेसशिप में हैं और थोड़ी देर के लिए ब्लैक होल के बाहर रुकते हैं। अब जब आप पृथ्वी पर वापस आएंगे तो आप देखेंगे कि पृथ्वी पर कई साल बीत चुके होंगे, लेकिन आपके हिसाब से तो आप कुछ महीनों या दिनों में लौटे हैं। आप बिना ज़्यादा उम्र गंवाए भविष्य में लंबी छलांग लगा सकते हो, है ना मज़ेदार बात। टाइम ट्रेवल पर फतह हासिल करने के लिए हमें एक लंबे रास्ते पर कदम रखने होंगे, जहां हमारे सामने होंगी मुश्किलें और लाजवाब थ्योरीज। टेक्नोलॉजी हमारी स्पेसशिप टाइम मशीन में कन्वर्ट हो जाएगी और इस मामले में स्टारशिप हमारा हथियार है। हम उसमें बैठकर तेज़ रफ्तार से अंतरिक्ष में निकल जाएंगे और
अपने वक्त को धीमा कर लेंगे, जबकि पूरी दुनिया पर वक्त वैसा ही आगे निकलता रहेगा। इंसान की ऐसी रोमांचक चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी है और तेज़ रफ्तार वही जरिया है जिससे हम उस टाइम बांध को तोड़ सकते हैं जिसने हमें सितारों तक पहुंचने से रोका है, क्योंकि हमारे और उनके बीच बेहद ज़्यादा फासला है। इंसान हमेशा से ही बहुत सारी दूरी को जीतना चाहता है और वह भी बिना ज़्यादा वक्त गवाए बेहद तेज़ रफ्तार से टाइम ट्रेवल करना और दूसरों के मुकाबले अपनी क्लॉक को धीमा करना टाइम ट्रेवल में मुमकिन बनाएगा। यह लगभग वैसा ही है जैसा कि कोई व्यक्ति सोया हुआ हो और जब वह उठे तो वह भविष्य में पहुंच चुका था, लेकिन कई लोगों को इसमें धोखे की झलक दिखाई देगी। यह उस तरह का टाइम ट्रेवल नहीं है जैसा कि हम सोचते हैं, यानी कि किसी मशीन के जरिए वक्त के अलग अलग हिस्सों। महान फिजिसिस्ट ने 80 के दशक में टाइम ट्रेवल को करने के लिए बेहतरीन सिद्धांत बनाए और यह उन्होंने किया कार्ल सेगन की मदद करके। वह कॉन्टैक्ट नाम की नोवेल लिख रहे थे और उस किताब में प्रकाश से भी ज़्यादा गति से ट्रेवल करने के बारे में कल्पना की गई है और इसका जरिया बनते हैं वर्म होल्स। वर्म होल के दो अलग अलग हिस्से में शॉर्टकट होते हैं जो कि बहुत दूर हो सकते हैं और बहुत पास भी। और वर्म होल को पार करने का सीधा सा आइडिया यह है कि आप एक मुंह से प्रवेश कर सकते हैं और दूसरे मुंह से बाहर आ सकते हैं। मान लीजिए कि मेरे ठीक सामने वर्म होल है और मैं इसमें अपना हाथ डाल दूं बिल्कुल इस तरह से, तो यह दूसरी ओर से निकल जाएगा। इसलिए हम वर्म होल को टाइम मशीन के लिए एक बहुत अच्छा पार्ट साबित होगा। क्वांटम फिजिक्स में और दूसरी साइंस में वर्म होल बहुत ज़्यादा दूरी को तय करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि हम ब्रह्मांड के दूसरे हिस्सों में मौजूद तारों तक पहुंच सके। लेकिन ऐसा एक वर्म होल जिसके दोनों सिरे एकदम नज़दीक हो टाइम मशीन को एक बेहतरीन शुरुआत दे सकते हैं। एक वर्म होल टाइम मशीन उसी तेज़ रफ्तार टाइम मशीन की तरह से बर्ताव करेगी और तेज़ रफ्तार से आपकी क्लॉक को धीमा हो जाएगी, जबकि बाकी दुनिया अपनी रफ्तार पर आगे निकल जाएगी। यह कारगर है क्योंकि यह वर्म होल के दोनों सिरों को एक ही वक्त और एक ही स्थान पर रहते हैं। उससे उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उनके साथ क्या हो रहा है। ना कीजिए कि आप वर्म होल पर एक रॉकेट फिट कर देते हैं और उसे तेज़ गति से अंतरिक्ष पर भेज देते हैं और फिर वापस ले आते हैं, और जब आप वापस आते हैं तो तारीख बदल चुकी होगी और आप भविष्य में होंगे। आप एक कल्पना कीजिए कि जब वर्म होल का पहला सिरा 2010 से चलकर वापस आए तब साल 2510 हो जाए, क्योंकि इसकी क्लॉक बेहद धीमी हो गई थी। इसकी उम्र में बेहद कम इजाफा हुआ, जबकि दुनिया 500 साल आगे चली गई। अब अगर मैं वर्म होल के एक हिस्से में दाखिल होता हूं और अब जब एक हिस्सा रॉकेट के साथ नहीं गया तो मैं अब दूसरे हिस्से से बाहर निकलूंगा और भविष्य में पहुंच जाऊंगा। हालांकि इस विचार पर हर अगला कदम उठाना बेहद नुकसानदायक साबित होगा। भले ही हमारे पास से कितनी ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी हो, लेकिन यह गुरुत्वाकर्षण के दायरे में बंधा हुआ है। यह हमारे स्पेस और टाइम की जब तक की समय के हिसाब से भी इस कारण वर्म होल की टाइम टेबल करके भविष्य में जाने की एकमात्र तकनीक है। वर्म होल टाइम मशीन उल्टी दिशा में भी काम कर सकती है। इससे हम भविष्य से वापस भूत में आ सकते हैं जहां से हमने यात्रा शुरू की थी। चलिए एक सच्चाई का सामना करते हैं कि ज़्यादातर लोग अपने पास्ट या भूतकाल में जाना पसंद करते हैं ताकि उनके साथ कुछ घटित हुए मुसीबतों को वह रोक सके। दिलचस्प बात यह है कि हम फिजिक्स के नियमों का इस्तेमाल करते हुए यह बात तो जान ही सकते हैं कि अपने पास्ट में जाने का हमारा अनुभव कैसा होगा। भले ही हम अपनी टाइम मशीन बनाने की दिक्कतों से जूझ रहे हो, लेकिन वर्म होल के जरिए टाइम ट्रेवल मुमकिन हो सकता है, क्योंकि कुदरती तौर पर वर्म होल मौजूद है। यह भी हो सकता है कि हम टाइम मशीन बना भी ना पाए, क्योंकि कुदरत उन्हें पहले ही बना चुकी हो। हमें सिर्फ उसकी खोज करनी है। यह मुमकिन है कि शायद अपने जन्म की शुरुआत में ही स्पेस टाइम और एक दूसरे से उलझ गए हो, और वह भी इस तरह से कि कुछ ऐसे जगह जम गई हो जिससे कि टाइम लूप पैदा हो गए हो।
जैसे कि हम कभी भविष्य में टाइम मशीन के तरह इस्तेमाल कर पाएं। यह बहुत दिलचस्प संभावना है। शायद हमें टाइम मशीन बनाने की नौबत ही उठानी ना पड़े। लेकिन क्या होगा अगर हम खुद ही यह काम करना पड़े? क्या हमें कोई टाइम मशीन बना पाएंगे? अगर थ्योरी के मुताबिक वर्म होल इकलौता रास्ता है तो हम उसे कैसे बना सकते हैं? होल अभी सिर्फ हमारी कल्पना ही है। हम उन्हें इंपेक्शन के जरिए दर्शा सकते हैं। दुनिया में इसका सुराग मिलना मुश्किल है, लेकिन नई खोज कभी भी हो सकती है। हम उम्मीद करते हैं कि अगर वर्म होल्स है तो वह सब माइक्रो स्केल पर ही है, जहां स्पेस और टाइम बहुत तेज़ी से हरकत करते हैं। हम सोचते हैं कि हम किसी दिन में माइक्रोस्कोप बम होल का पता लगाकर और उसका आकार बढ़ा सकते हैं। पता नहीं यह हो सकता है या नहीं, लेकिन इसे करना कैसे? लेकिन अगर एक बड़ा बम होल चाहिए तो हमें कुछ ऐसा ही करना पड़े। ब्रह्मांड ने अपने सारे राज कहाँ छुपा रखे हैं कि हमें टाइम ट्रेवल का सुराग दे सके। हमारी खोज और हमारी लालसा हमें वर्म होल तक ले आई है। हमें उनमें टाइम मशीन की संभावनाएं दिखाई देती है। अब हम ऐसी टेक्नोलॉजी की तलाश में हैं जो हमें बता सके कि स्पेस ट्रेवल और टाइम ट्रेवल एक ही सिक्के के दो पहलू है, जो कटाई मशीन के सपने को हकीकत बना सके। लेकिन ऐसा कुछ है जो फिजिक्स के नए नियमों को स्थापित करने के साथ ही यह संभावना जगा सके कि यह मुमकिन है। वह न सिर्फ इस दुनिया में या फिर किसी दूसरे ब्रह्मांड के रहस्यों को भी जानने में हमारी मदद करेगा, और क्वांटम फिजिक्स हमारा ज्ञान को बढ़ाएगा। और इसमें छोटे एटम से भी लाखों गुना छोटे एटम का ज्ञान शामिल है। फिजिक्स के इस नए टूर को नाम दिया है महामशीन। महामशीन इंसान द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी और पेचीदा मशीन है। उसका काम है मुख्य रूप से न्यूरो की खोज करना, फिजिक्स की मदद करना। दरअसल यह एक रिंग के आसपास में प्रोटॉन को अलग अलग दिशा से इलेक्ट्रॉनिक प्रवाहित करती है, एक को एक तरफ से और दूसरे को दूसरी तरफ से, और यह कार्य लगभग करीब लाइट की स्पीड से करती है। महामशीन को 2009 में काम करना जैसे जैसे वैज्ञानिक करने में पावर को बढ़ाना शुरू किया, इसकी टकराव की ऊर्जा मार्च 2010 से बढ़कर 10 गुना तक पहुंच गई, और सन 2013 में कुछ वक्त के बाद और उसकी ही दुगनी हो गई। टाइम मशीन में कुछ पार्ट अधूरे हैं जो कि यह लार्ज कोलाइडर को पूरा कर सकते हैं। हमें ऐसी ही मशीन की उम्मीद है जो कि अन्य फिजिक्स के अधूरे कामों को पूरा कर सके। तो क्या हम मान सकते हैं कि टाइम मशीन मुमकिन है? इसके रास्ते में कौन कौन सी दिक्कतें आ सकती है? यह वह चीज़ है जो हमें नए नतीजों तक पहुंचा सकती है। इसका मिक्स साफ है। क्या इन छोटे छोटे तत्वों पर लागू होने वाला नियम विशालकाय पिंड जैसे तारा, आकाशगंगा और खिलते हुए ब्रह्मांड पर भी लागू होता है? इसका पता लगाए बिना टाइम मशीन को बनाना उतना ही मुश्किल होगा जितना कि बिना बिजली के ज्ञान के रेडियो बनाना। दुनिया में ऐसे कई फिजिसिस्ट हैं जो कि मानते हैं कि यह ज्ञान हमें जल्दी ही हासिल कर लेंगे, शायद यह आने वाले कुछ सालों या दशकों में मुमकिन हो जाए। और दूसरी तरफ यह भी हो सकता है कि यह समस्या हमारी सोच से भी ज़्यादा मुश्किल हो, शायद समस्या का समाधान ढूंढने तक इंसान का नामो निशान ही ना बचे। महामशीन शायद कुछ ऐसे परतों के रहस्य भी खोल सकता है जो कि टाइम ट्रेवल के सपने को भी साकार कर सकते हैं। हम 3 आयामी अंतरिक्ष में रहते हैं। अगर हम 2 आयाम में होते तो हमारा विश्व जगती सीट की तरह होता और कोई गोला हमें वृत्त की तरह दिखाई देता, और वहाँ तीसरा आयाम भी होता तो हम उसे नहीं देख पाते। अगर इन बातों को जानने पहचानने के आयाम के अलावा भी अगर कोई आयाम होता तो फिलहाल हम उसे नहीं देख पा रहे हैं। अगर हमें दूसरे आयाम का रहस्य को ढूंढना है, तो अगर हमें उन दूसरे आयामों का मतलब जानने में कामयाबी हो जाती है और यह भी कि यह कैसे बने हैं, शायद फ्यूचर में भी यह नई फिजिक्स हमें ट्रेवल की एक नई संभावना दे सके, जिससे कि हम लाइट की भी स्पीड से ज़्यादा नहीं लेकिन उसके बराबर की स्पीड पाने में कामयाब रहें।
प्रकाश की गति से चलने का विचार टाइम ट्रेवल में सबसे अच्छा विचार है, जो कि घड़ियों को धीमा कर सकता है। अगर यह सही है तो हम वह बड़ी मशीन है सही जगह ले जा रही है। भले ही मंजिल की ओर उठाया गया इसका पहला कदम बहुत छोटा ही क्यों ना हो। महामशीन यानी कि द लार्ज ऑफ कोलाइडर करीब 27 किलोमीटर की गहराई में है, जो कि प्रोटॉन को लगभग लाइट की स्पीड से वाइब्रेट करता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि यह इंसानों के साथ दोहराए तो आपको इसकी रफ्तार को 1000 लाइट ईयर तक पहुंचाना होगा, तब जाकर कुछ हो सकता है। मेरा ठीक वैसा ही है जैसा कि हमारी स्पीड क्राफ्ट इतनी ताकतवर होगी कि जो कि हमें सितारों तक ले जा सके, जिसकी गति सफ़र के लिहाज से बहुत ज़्यादा हो और वह आसपास के मौजूद तारे को दायरों को अपनी ओर ले सके। यहाँ पृथ्वी पर लाइट स्पीड और फिजिक्स के किसी एक बीच पर भी लागू होती है या समंदर पर भी। एक महान फिजिसिस्ट यह काम कर रहे हैं कि हम किस तरह से लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सकते हैं। वर्शिप लहराती हुई ब्रह्मांड की तरंगों पर तैर सकती है, ठीक वैसे ही जैसे आप एक समुद्र में जहाज़ को लेकर लहरों पर सफ़र करते हैं। हम इसकी तुलना लहरों पर मौजूद जहाज़ से कर सकते हैं, जो कैसे पीछे से उठती हुई लहरें जहाज़ को और तेज़ गति से आगे की ओर धक्का देती है। मुझे यह एक सटीक तुलना लगती है और धक्का देती है। स्पेसशिप ब्रह्मांड में लहरों की तरह से आगे बढ़ सकता है। दरअसल यह विचार इस तथ्य पर आधारित है कि ब्रह्मांड निरंतर फैल रहा है। अगर हम समुद्र में सिर्फ लहरों की मदद से आगे बढ़ सकते हैं तो ब्रह्मांड में भी लहरें होती है, उसकी मदद से हम स्पेसशिप को आगे बढ़ा सकते हैं। हम स्पेसशिप को इस प्रकार से डिज़ाइन करेंगे कि वह ब्रह्मांड में तैरने लगे। ब्रह्मांड की लहरें प्रकाश की गति से विचरण करती है और जो सिर्फ है कि आइंस्टीन के नियमों को नहीं तोड़ती, यानी कि प्रकाश की गति। भले ही यह तरकीब एक कल्पना से ज़्यादा कुछ ना हो, लेकिन ऐसा हो सकता है। महान वैज्ञानिक इन्होंने गणित की मदद से यह जानने की कोशिश की कि इस काम को कैसे अंजाम दिया जाए, लेकिन वह इस काम में नाकामयाब रहे। भले ही ज़्यादातर वैज्ञानिक इसे शक की नज़रिए से देखें, जो कि हर शक के बाद भी इसे पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता। टाइम ट्रेवल की हमारी इस यात्रा में हमारे सामना इस प्रकार की कई जहाज़ों या फिर वर्महोलों से होता है, जो कि हमें इसे संभव कराने का सपना दिखाते हैं। यह हमारी सपना को संभव प्रयास है जो कि सितारों की सैर के लिए ढूंढा गया है। शायद हम स्पेसशिप को ही टाइम मशीन बदलने में कामयाब हो जाए। ब्रह्मांड में स्पेसशिप को तैरना वैसा ही सपना दिखाया जाए जैसे कि एक जहाज़ या समुद्र की लहरें पर आगे बढ़ना। लेकिन ऐसी कल्पना करने वाले फिजिसिस्ट भी सच्चाई का कड़वा घूंट जानते हैं। अगर एक जहाज समुद्र में तैर रहा है तो उसे समुद्र में आ रही मुसीबतों का भी सामना करना पड़ेगा, वैसा ही अंतरिक्ष में भी होगा। आज सुबह मैं जहाज चलाने का पहला अनुभव सीखा और मुझे यह आइडिया आवश्यक गया कि हम किसी न किसी तरीके से कुदरत के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं जल्द ही इन समुद्र की लहरों की सवारी सीख लूँगा। यह लड़ाई मुझे समुद्र की ताकत सौंप देगी, लेकिन सच्चाई है कि समुद्र मुझे बदल रहा है। इसे पाने के लिए जितना मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, और कंट्रोल करना ही असली मसला है। विज्ञान के मुताबिक एक जहाज़ अपने आप समुद्र में नहीं तैर सकता, और उसी तरह स्पेसशिप अपने आप ब्रह्मांड में नहीं तैर सकता। अगर वह अपने आप ऐसा करता है तो वह कहीं अपना रास्ता भटक जाएगा या फिर किसी न किसी तरीके से नष्ट हो जाएगा। स्पेसशिप को भटकने और डूबने की फिक्र ही ना पड़े तो न कर सकते हैं कि ब्रह्मांड एडवांस वैज्ञानिक ग्रुप के पास फिजिक्स के नए नियमों के मुताबिक ऐसी मशीन है जो कि उस सब को कंट्रोल कर सके, जो कि अपने रास्ते पर ही चल पाए और उससे वह अपना सफ़र पूरा कर सके। यह सितारों तक जाने वाली किसी बुलेट ट्रेन के जैसा अनुभव होगा। शायद भविष्य की कार प्रकाश की गति से भी ज़्यादा तेज़ होगी, और जो कोई भी इस कार को बनाएगा उसे यह बनाने में प्रकाश की गति पर भी हज़ारों साल लगेंगे, और साथ ही ऐसा लगेगा कि हमारी कल्पना से भी ज़्यादा ऊर्जा, इसमें ज़्यादा नहीं तो एक तारे की पूरी ऊर्जा का इस्तेमाल करना होगा। दिल बहलाने के लिए यह ख्याल अच्छा है, लेकिन हमारे पास इसका कोई इंजीनियरिंग प्रोग्राम नहीं है।
जब हाल ही में एलोन मस्क को पता चला कि ब्रह्मांड की फैलाव की गति लगातार बढ़ रही है, तो उन्होंने एक डार्क एनर्जी का इसका एक वजह ठहराया जो कि हर जगह मौजूद है। किसी वैज्ञानिक का कहना है कि इन एनर्जी का इस्तेमाल हम टाइम मशीन में फ्यूल के रूप में कर सकते हैं। हम बिल्कुल नहीं जानते कि डार्क एनर्जी है क्या और क्या हम इसका इस्तेमाल कर पाएंगे या फिर नहीं। तो अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और उन लोगों को शेयर करना भी ना भूले जो कि इन सवालों के जवाब चाहते हैं।